तो कार्यक्रम की शुरुआत अ, अब औपचारिक ढंग से मैं करता हूँ। दरअसल कार्यक्रम की अ, लोक पहल का ये जो आभासी परिचर्चा माला का कार्यक्रम है, ये लगभग हर रविवार को 5 बजे आयोजित किया जाता है। जितने भी इसके अपने जुड़े हुए सदस्य हैं और साथ साथ में जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए दर्शक हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनको इसका इंतजार भी रहता है, क्योंकि हम हर बार एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय को लेकर के आपके समक्ष किसी विशिष्ट वक्ता अतिथि के साथ आते हैं। तो सबसे पहले इस जो कार्यक्रम की का एक पैटर्न है, वो यही है कि सबसे पहले हम लोक पहल के बारे में थोड़ी सी अ, बात अपनी रखते हैं, लोक पहल का परिचय देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं लोक पहल के, आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, वो अ, विषय से संबंधित हमारा मार्गदर्शन करते हैं एक। फिर उसके बाद हम अपने वक्ता अतिथि के परिचय के साथ साथ फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अंत में फिर धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यक्रम का समाहार करते हैं। तो उसी कड़ी में अगर मैं कार्यक्रम को शुरू करूं तो लोक पहल के बारे में, अब लोक पहल वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले लगातार 3 सालों से आभासी प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता रहा है, लेकिन फिर भी हर बार कुछ नए दर्शक जुड़ते हैं जिनके मन में जिज्ञासा और इच्छा होती है कि लोक पहल के बारे में जाना जाए। तो मैं एक बार फिर से बताता चलूं कि वैसे तो सबसे पहले कार्यक्रम के शुभारंभ का कायदा तो यही है कि मैं एक बार जो भी इस मंच से अभी जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, और साथ साथ में जो अन्य मंचों पर, जो अन्य प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए इस मंच से संबंधित जो सदस्य हैं, इसके वरिष्ठ पदाधिकारी गण, और साथ साथ में जो आज की मुख्य वक्ता अतिथि जो हमारे साथ अभी जुड़ गई हैं, मैं एक बार आप सभी की उपस्थिति को सादर नमन करते हुए आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लोक पहल के बारे में मैं बात कर रहा था, तो लोक पहल के बारे में बहुत एक सीधा सा परिचय है कि लोक पहल दरअसल भारतीय सनातन संस्कृति की संरक्षा और उसके परिवर्धन के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञ मंच है, जो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के महनीय भाव में विश्वास रखता है। और साथ ही लोक पहल राष्ट्रीय भावधारा से ओतप्रोत ऐसे वरिष्ठ स्वयंसेवकों की एक टोली है जिनकी एक लंबी संघायु है, जो स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और स्वदेशी भारत निर्माण की संकल्पना के लिए कटिबद्ध हैं। साथ साथ में लोक पहल एक और भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, एक साझा या सहभागिता मंच के रूप में जनता और सरकार के मध्य के एक सक्रिय सामाजिक हस्तक्षेप और राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में लोक पहल ने पिछले 3 वर्षों में तमाम वक्ता अतिथियों के माध्यम से, तमाम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, तमाम अपनी सक्रियता के माध्यम से उसने न केवल जनता की समस्याओं को, मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया है, बल्कि सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं, सुविधाओं से भी जनता को लगातार अवगत कराया है। लोक पहल देश के नेतृत्व में नागरिकों, किसानों, महिलाओं, छात्रों के सर्वोत्तम भविष्यगत मॉडल की भी संकल्पना को प्रस्तुत करता रहा है। इस मंच को ये मूर्त रूप देने में अ, हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो है अभिभावक, संरक्षक, मार्गदर्शकों का एक बड़ा अहम योगदान है, जिसमें कि सबसे प्रमुख योगदान के तौर पर डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, जो कि इस मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और साथ साथ में डॉक्टर बाबूलाल आर्य सर, जो कि इस मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ में डॉक्टर आलोक चौहान सर, जो कि लोक पहल के मीडिया प्रभारी हैं, और मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह सर, जो कि इसके प्रादेशिक प्रादेशिक क्षेत्र के प्रभारी हैं, और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर अविनाश पाथर्डीकर सर, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्रबंधन विभाग के डीन हैं। और इन वरिष्ठ मार्गदर्शक और संरक्षक मंडल सदस्यों के साथ साथ एक अन्य दूसरी पीढ़ी के भी सदस्यों के माध्यम से इस मंच को बड़े ठीक ढंग से संचालित किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले और इसको ठीक ढंग से आज लगातार 3 वर्ष से इसको संचालित करने में डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आज वो स्वदेशी जागरण मंच का एक विचार वर्ग, जो कि
इलाहाबाद में आयोजित किया जा रहा है। आज वहां पर उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है, उसके कारण आज के संचालन का कार्यभार मुझे मिला है। और उसके साथ साथ में डॉक्टर हर्षमणि जी, डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर चंद्रकिशोर जी, डॉक्टर विपिन कुमार, आशुतोष सिंह तोमर, आंसू गुरु जी, डॉक्टर उदयभान सिंह सर, ऐसे तमाम लोगों के भगीरथ प्रयास से, उनके सत प्रयास से ये मंच अपने मूर्त रूप में आज आप लोगों के समक्ष है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये एक परंपरा रही है इस मंच की, हम प्रति सप्ताह एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रासंगिक लोक कल्याणकारी मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष व्यापक परिचर्चा माला का आयोजन करते हैं, जिसमें हम उस क्षेत्र के व्यापक विद्वान या विदुषी को हम आमंत्रित करते हैं। तो आज भी उसी कड़ी में हमने विकसित भारत से संबंधित जो हमारी एक कड़ी, एक श्रृंखला जो लगातार चल रही है, उसी में हमने विकसित भारत में देश के युवा की भूमिका के साथ उनका कौशल विकास नामक विषय पर जो है परिचर्चा के लिए हमने इस क्षेत्र के जो है महत्वपूर्ण आधिकारिक विदुषी कल्पना सिंह परिहार जी को हमने जो है वो सादर आमंत्रित किया है। उनकी उपस्थिति मंच पर हो चुकी है यहाँ पर। साथ साथ में मैं कल्पना जी के बारे में भी आप लोगों को मैं बताता चलूं, उनका एक परिचय अपने वक्ता अतिथि का, सम्मानित वक्ता अतिथि का मैं परिचय देता चलूं। तो कल्पना जी विगत 20 सालों से शिक्षा और सामाजिक कार्य में लगातार अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारत के कई सुप्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों में निदेशक और प्राचार्य के पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। साथ साथ में कई एनजीओ के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों में भी उनका अग्रणी योगदान रहा है और इन तमाम प्रकार के भगीरथ प्रयासों के लिए उनको कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी विभूषित किया गया है, जिसमें कि 2021 में श्रीलंका के शिक्षा मंत्री द्वारा एजुकेशन एक्सीलेंस पुरस्कार, 2022 में सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए वीमन अचीवर्स सम्मान, 2024 में नॉर्वे की संसद भवन में ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ ये तो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सूची है जो कि काफी लंबी है, चूंकि लगातार मैम की सक्रियता इस क्षेत्र में रही है और वो न केवल आज की पीढ़ी के लिए एक नजीर है, बल्कि उनके लिए एक प्रेरणा का प्रतीक भी है। आपने अपने आकाश भर प्रयासों से न केवल तमाम प्रकार की उपलब्धियां अर्जित की हैं, बल्कि वो इस बात को भी, इस पंक्ति को भी जो सचरित करती है कि खमठोंक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आपके इन महत्वपूर्ण कार्यों, प्रयासों, उपलब्धियों की जो श्रृंखला है, वो आने वाले समय में हमारे इस मंच से जुड़ने वाले तमाम दर्शक, खास करके जो महिला वर्ग है, न केवल उनको प्रेरित करेगा बल्कि उनको प्रेरणा भी देगा, जो उन्हें बताएगा ये कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो हालांकि मैम का एक बड़ा लंबा परिचय है, लेकिन अगर समय की सीमा को भी ध्यान में रखना है तो इस परिचय के साथ अब मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय लोकपाल के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर अगर जुड़ गए हों तो मैं उनसे एक निवेदन कर लूं कि वो आज के बीज वक्तव्य को हमारे समक्ष दें। अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं सर, तो अब मैं चाहूंगा कि इस परिचय के उपरांत बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आज के विषय पर अपने महत्वपूर्ण पाथेय के लिए मैं आज की विदुषी सम्मानित अतिथि कल्पना जी को मैं सादर आमंत्रित करूं कि वो इस विषय पर अपना जो है वो सारस्वत उद्बोधन हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। कल्पना जी। लोकपहल के सभी माननीय सदस्यों को मेरा करबद्ध नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, वंदे मातरम आप सभी को। जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया और जो मेरा आज का विषय है, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी, आप लोगों की हिंदी काफी उत्कृष्ट, इतनी उन्नत हिंदी है और मैं शायद कुछ गलतियां कर जाऊं उसमें, और इसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेना चाहूंगी।
नहीं नहीं मैम, आपने जितने अच्छे तरीके से लिख करके चीजें दी है उसमें ये हमारा तो काम है पढ़ाना, तो इसलिए ये चीजें हैं। बाकी आप जिस तरह से आपका अनुभव है वो बिल्कुल, वो हमारे दर्शकों के लिए बड़ी प्रेरित करने वाली चीज है, तो आपका स्वागत है। जी। तो जैसे कि हम कौशल विकास पे आज बात करने वाले हैं, स्किल डेवलपमेंट, स्किल फोर्सेस। जो मेरा अनुभव रहा इतने सालों का, मेरा जो शैक्षणिक क्षेत्र में मेरा अनुभव रहा वो 20 वर्षों का है। जिसमें तो ये मेरा 12वां साल है एकेडमिक डायरेक्टर और प्राचार्य के पद पर। तो जो मेरे अनुभव रहे देश विदेश और कई जगहों पर जाकर, और जितने मैंने रिसर्च किए, उस रिसर्च में मुझे क्या मिलता है कि भारत में एक जो अभी वर्तमान सरकारों पर या पूर्व सरकारों पर, और खास तौर से जो वर्तमान हमारी बीजेपी गवर्नमेंट रही है, मोदी जी की गवर्नमेंट रही है, इस पे विपक्षी पार्टियों द्वारा जो एक मुद्दा उठाया जाता है बेरोजगारी का। तो मैंने इस बेरोजगारी के मुद्दे पर भी वर्क किया है। और जब हम लोग खुद बैठते हैं इंटरव्यू पैनल्स में, तो हमें स्किलफुल लोग नहीं मिलते हैं। तो कभी कभी हम लोग यूं ही मजाक में लाइट मूड में बोलते हैं कि ये बेरोजगार लोग कहाँ घूम रहे हैं, हमें तो लोग नहीं मिल रहे हैं काम के लिए। ऐसा होता है। और कई बार हम लोगों के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप से, एनजीओ से जुड़े होते हैं, कई सारे रिज्यूमेज आते हैं, कई लोग जॉब के लिए आवेदन करते हैं। पर जब उनके इंटरव्यूज हम लोग लेते हैं तो वो फर्स्ट राउंड भी हमारा क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अब एक दो दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ हम लोग बोलते हैं कि हमें स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं। तो इस बात को कहाँ पे खत्म किया जाए या कैसे जस्टिफाई किया जाए? तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की का रेशियो है, और अगर हम उठाते हैं स्किलफुल लोगों की कमी भारत में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो बिना स्किलफुल लोगों के संपन्न नहीं हो सकता। वो सपना अधूरा रह जाएगा अगर हम अपनी स्किल फोर्स नहीं बढ़ाते हैं भारत में। तो जब रिसर्च के दौरान, जो सर्वे के दौरान जो हमारे एक हमें मिलता है, आंकड़ा मिलता है, आंकड़े में क्या पाया गया कि जो जापान जैसी जो कंट्री है, जो डेवलप कंट्री में आता है जापान, उसका जो शॉर्टेज है एक्चुअल स्किलफुल लोगों की, वो 89% है जापान की। और भारत उसमें 56% पे आता है। पर भारत की तुलना जापान से नहीं की जा सकती या और यूरोपियन कंट्रीज से नहीं की जा सकती। हम भारत की तुलना करेंगे चाइना से, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन उनके करीब है। तो हम अपने स्किलफुल लोगों की तुलना चाइना से कर सकते हैं। चाइना में स्किलफुल लोगों का रेशियो जो है, शॉर्टेज है, ये मैं शॉर्टेज रेशियो बता रही हूँ, चाइना में 13% है। तो ये हमारे लिए एक गंभीर विषय है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन उनकी पॉपुलेशन के करीब है, हमारी पॉपुलेशन जापान की पॉपुलेशन के करीब नहीं है। तो ये एक जरूरी गंभीर विषय है। और 2015 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कौशल विकास पर योजना लाई गई थी, उसके बाद जो गांव में, जो भारत चूंकि गांवों से बना हुआ देश है, ग्रामीण लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो शायद इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान गया और उन्होंने सोचा कि कौशल विकास के लिए हमें क्या क्या उचित कदम उठाने चाहिए। वो जो योजना आई उससे कई लाख लोग, आई थिंक जो आंकड़े कहते हैं 47 लाख से ज्यादा लोग ने तरह तरह की स्किल अपनी सीखी, और उसके बाद वो कार्यरत भी हैं, जॉब में भी हैं। तो ये हमारा मानना है कि पहले तो गंभीर विषय ये भी है कि हम 6 to 9 जो क्लासेस होती हैं, मैं प्राचार्य हूँ तो मैं आंकड़ों पर बात करूंगी, और जो जी। एक गणना लेकर आई हूँ उस पर बात होगी। ये कहीं सुनी बातों पर ऐसे नहीं होगी। जो जब हमारे 6 to 9 के जो बच्चे होते हैं, और जिन्होंने सिर्फ 6 to 9 तक की पढ़ाई करी, मैं 1st to 5th को छोड़ रही हूँ, उसमें मैंने देखा कि उनमें अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का जो रेशियो है वो 1.6% के करीब है। ये मैं एक अप्रोक्स फिगर दे रही हूँ। और जो 9 to 12 आता है उसमें करीब अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो 9.3% है, 9 to 12 में। मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का रेशियो। अब बात करते हैं कॉलेज लेवल पे, जो उच्च उच्च स्तर की शिक्षा है, उस पर जो हायर एजुकेशन है, वहां पर आता है हमारा रेशियो 19.3। तो क्या हम ये यूं समझें कि हम जितना पढ़ रहे हैं उतना बेरोजगारी बन रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि
अब बात आती है कि जो लोग उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जो कॉलेज पूरा कर चुके हैं, वो ज्यादा, एक संख्या ज्यादा है उन बेरोजगारों की। उन्होंने पढ़ाई तो करी, बट किसी भी क्षेत्र में वो स्किलफुल नहीं है, उनका कौशल विकास नहीं हो पाया। मैं बहुत साधारण एक एग्जांपल से लूंगी। अ, अगर हमारे यूपी बिहार के बच्चों की बात करें, यूपी मेरा मायका रहा है तो मेरा वहां से एक लगाव है, तो मैं वही का एक उठाती हूँ, एक ताजा उदाहरण उठाती हूँ। भी लेटेस्ट में मुझे किसी ने संपर्क किया कि आप जॉब दिलाने के लिए, मैंने उसके सीवी को लिया और एक प्राथमिक इंटरव्यू जैसे ही कंडक्ट होता है, वो बच्चा ही इज वेरी गुड, वो बहुत ही अच्छा है मैथ सब्जेक्ट के साथ, वो बहुत ही अच्छा है फिजिक्स के साथ, लेकिन वो उन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है वो बच्चा उन चीजों को। तो यहाँ कमी कहाँ रह गई? उसने नॉलेज, तो उसने बुकिश नॉलेज ले ली, किताबी ज्ञान बच्चे ने अर्जित कर लिया, तो वो लिखा हुआ मैथ का अगर कोई क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की क्षमता रखता है और उसको अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं, पर वही चीज वो एज अ टीचर किसी दूसरे में डिलीवर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बात आती है स्किल की। स्किल भी हमारी 3 प्रकार की स्किल्स होती है। तो हमने ज्यादातर नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूंगी, जहां पे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा है और वहां पे बेरोजगारी का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है, यूपी बिहार जैसे राज्यों में। तो उस बच्चे को, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, एमएससी भी करा हुआ है, बट वो बच्चा इंग्लिश जो है समझ रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। क्योंकि अंग्रेजी एक ग्लोबल भाषा बन चुकी है, ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, तो इसके बिना भी उद्धार नहीं होना है। कुछ बच्चे हैं जो कुछ सब कुछ समझ रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। तो सबसे पहले तो विद्यालयों में बहुत जरूरत है, जो प्राइवेट संस्थान है, जो जो बड़े बड़े संस्थान में किसी का नाम मेंशन तो नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं उनका हिस्सा रही हूँ, तो वहां पे जो छोटी छोटी एज से ही बच्चा होता है, जो बाल वाटिका हमारी सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस की, जो एनईपी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बाल वाटिका जो इंट्रोड्यूस की गई है, उसके तहत जो छोटी उम्र का बच्चा है वहीं से हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। जो नर्सरी से हमारे पास 3 साल का बच्चा आता है, उसकी ग्रूमिंग वहां से शुरू होती है। पर इसका फेल्योर कहाँ पर हो रहा है? इसका फेल्योर हो रहा है जो हमारे सरकारी संस्थान है वहां पे इसका फेल्योर हो रहा है। एक तो प्रॉपर ट्रेनिंग के अभाव में, और ट्रेनिंग से भी ज्यादा मैं शायद कहूंगी कि रुचि के अभाव में। हम शिक्षकों में, बच्चों में रुचि डेवलप करने में कहीं ना कहीं फेल रहे हैं। तो जितनी भी स्कीम आती हैं, जो मैंने गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ा और समझा जहां तक, तो वो जो स्कीम जो लोग बनाते हैं, जो योजनाएं लेकर आते हैं, वो एक बहुत अच्छे ब्रेन होते हैं, एक अच्छी बड़ी टीम होती है जो इन सारी योजनाओं को बनाती है, लेकर आती है। बट जो इनका क्रियान्वयन कराने की जब बात आती है, क्रियान्वयन में हमारा रेशियो बहुत बहुत पुअर रहा है। इसीलिए योजनाएं तब तक फलदायी नहीं होगी जब तक वो ग्राउंड रियलिटी में तब्दील नहीं होती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन योजनाएं हैं हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे ऐप भी आ गए हैं, अब तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, बट हमारे शिक्षक भी प्रॉपर ट्रेन नहीं है उनको डिलीवर करने। तो ये प्राइवेट संस्थान अच्छे से कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपने टीचर्स को ट्रेंड कर रहे हैं समय समय पर, और वो रिजल्ट मांगते हैं, उनको टास्क दिए जाते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं समय पर, और उन बच्चों की ग्रूमिंग एक अलग प्रकार की ग्रूमिंग होती है। यहाँ पे शहर और गांव का फर्क नहीं पड़ रहा है, संस्थानों का फर्क पड़ रहा है। शिक्षा नीति सेम है, जो सरकारी विद्यालय के लिए है, जो प्राइवेट के लिए, शिक्षा नीति सेम काम कर रही, बट उसका क्रियान्वयन अलग अलग तरीके से सारे शैक्षणिक संस्थानों पे किया जा रहा है। तो अगर हम कहें कि हम कॉलेज में ले जाके बच्चे को स्किलफुल बना देंगे अचानक, तो ये अब इतना संभव नहीं है। इसका जो परसेंटेज होगा, सक्सेस परसेंटेज, वो आई थिंक 0.5% होगा। लेकिन अगर वही ग्रूमिंग बाल वाटिका एज से की जाती है, जो 3 साल का बच्चा हमें मिलता है, तो उसके रिजल्ट बेहतरीन होंगे। और भारत को आत्मनिर्भर बनने में, जो अगर हम मान के चले उदाहरण के तौर पे, आगे आने वाले 20 सालों में भारत का जनसंख्या आत्मनिर्भर बनेगी 80% या 90%। और अगर ये ग्रूमिंग हम बाल वाटिका से कर रहे हैं, तो ये रेशियो हमारा 20 ईयर्स में हमारे हिसाब से सिर्फ 20% ही बचेंगे जो शायद आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा ना बन पाए। तो हम बहुत बेहतरीन प्रगति करेंगे सिर्फ कौशल विकास की उससे, योजना को सही तरीके से क्रियान्वयन करा के। जहां तक मैंने लोक पहल को समझा है, लोक पहल में ये मेरी पहली पहल है,
तो मैं ये प्रथम बार मैं इसका हिस्सा बन रही हूँ, और हमारे आदरणीय विजय कुमार जी, जो हमारे हुकुम विजय कुमार सिंह जी हैं, मैं उन्हीं के दिशा निर्देश में मैं इससे जुड़ी हूँ, और ये मेरा पहला ही अनुभव है। तो मैं बहुत कुछ नहीं जानती थी लोकपहल के बारे में, लेकिन जब मुझे वक्ता बनाया गया तो मैंने स्टडी करी आप लोगों के कामों के बारे में, काम के बारे में। जो पुराने वक्ता रहे, मैंने उनको सुना कि आपका विषय क्या रहता है और आप जनसाधारण में क्या संदेश देना चाहते हैं। मैंने उसको समझा और उस पर अध्ययन कर कर फिर मैं इस श्रृंखला का हिस्सा बनी। तो जहां तक मैंने जब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक जी से बात करी कि मैं बहुत ज्यादा हम लोग बात करते हैं और हमारा क्रियान्वयन और डिलीवरी में हमें ज्यादा यकीन रखना चाहिए। जो ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर जहां फेल होते हैं वो डिलीवरी में फेल होते हैं। मैं यहाँ पे कोई ऐसी विवादित बात नहीं कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट वाले काम नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं, बट वही काम और इफेक्टिवली कम समय में शायद खत्म किया जा सकता है। इसके लिए ये एम्प्लॉयज या लोग जिम्मेदार नहीं है। मुझे लगता है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग का अभाव है, प्रॉपर मॉनिटरिंग का अभाव है। क्योंकि अगर हम ये सब चीजें एक बैलेंस में बिठाकर चलेंगे तो एक तो हमें समय पर रिजल्ट मिलेगा, और हम अच्छे युवाओं को एक अच्छी अपनी जो हमारी आगे की जनरेशन आ रही है उसको बेहतर बेहतर जनरेशन बना पाएंगे, स्किलफुल वैल्यूफुल एजुकेशन दे पाएंगे। जो वैल्यू वैल्यू एजुकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी स्किल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को साथ लेकर हमें चलना पड़ेगा। और हमारे जो बच्चे होते हैं जैसे कि हिंदी हिंदी का एक जो हमने नॉर्दर्न जो भी नॉर्दर्न स्टेट रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश की स्पीकिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। उन बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, जो मेरा मानना है, क्योंकि हम लोग कई कई हजारों के टीचर्स अपॉइंट होते हैं, और इतनी 20 सालों में कई कई हजार टीचर हम लोगों के हाथों में ट्रेंड हुए हैं या निकले हैं। तो ये पर्सनल मैंने भी कई बार मैंने आदरणीय विजय सिंह जी से बात कर रही थी, मैंने अपना अनुभव शेयर किया कि एक दो बार इंटरव्यू के दौरान मैंने अनस्किल्ड टीचर्स को अपॉइंट किया। मैंने एक चैलेंज के तौर पे देखा कि एक बार हम ट्रेन करके देखते हैं। जरूरी क्या था कि उनके अंदर सीखने की ललक हो, जिज्ञासा हो, बस इतना मुझे चाहिए था। नॉलेज उनको भरपूर था पहले से, जो बाकी शायद शहरों से या मेट्रो सिटी से जो बच्चे आ रहे थे उनसे ज्यादा उनको नॉलेज था। बट वो कहाँ पे मार खा रहे थे? अपने आप को एक्सप्रेस करने में। ये भी एक प्रकार की स्किल होती है, टू हाउ टू एक्सप्रेस, अपने आप को कैसे व्यक्त करना, अपनी बात को कैसे व्यक्त करना, कैसे डिलीवर करना, अपने थॉट कैसे देना। तो मुझे लगता है कि इसमें जो कौशल विकास का माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम है, कुछ उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर हम और ऐड कर सकें जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग से रिलेटेड हो, जो कमाई का जरिया नहीं हो लेकिन हर प्रकार की कमाई में उनका इफेक्ट पड़ता हो। जहां तक अभी जो वेलनेस प्रोग्राम्स हैं, सुरक्षा के क्षेत्र की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, ऑर्गेनिक खेती की, सिलाई कढ़ाई बुनाई, इस तरह के सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कौशल विकास जो योजना है उसके अंतर्गत आते हैं। मुझे लगता है ऐसे कुछ और प्रोग्राम्स ऐड करने चाहिए जो डायरेक्ट कमाई का जरिया ना होकर इनडायरेक्ट कमाई का जरिया है, और उससे हम एक बेहतर पैकेज हमारे बच्चे पा सकते हैं, और उनकी पर्सनालिटी में एक गजब का आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ उनके अच्छे पैकेज के लिए ही नहीं काम करेगा, ये ओवरऑल उनके जीवन में काम करे। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है इसको लेकर। और एट प्रेजेंट जो सर्वे कहता है, हमारे पास हायर एजुकेशन में 19.3 पीपल जो है, 19.3% है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। और हमारे अप्रोक्स जो है 47 करोड़, ये आंकड़े कहते हैं 47 करोड़ लोग हमारे जो हैं वो जॉब में है, वर्क फोर्स में है। वर्क फोर्स में होने का मतलब वो चाहे वो लेबर क्लास में हो या प्राइवेट कंपनी से जुड़े हों या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो या दिहाड़ी मजदूर हो, मतलब टोटल 47 करोड़ लोग जो है भारत की जनसंख्या से वो वर्क फोर्स में है। मतलब वो कार्यरत है किसी ना किसी रोजगार में, वो रोजगार का हिस्सा है। दूसरी बात आती है जिसमें से 47 करोड़ में से 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। सभी सेक्टर्स को मिलाकर 2 करोड़ लोग सरकारी कर्मचारी हैं, और बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो प्राइवेट और फॉर्मल सेक्टर्स में हैं। प्राइवेट और फॉर्मल सेक्टर में जैसे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं, या और किसी केंद्र में काम कर रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो
हमारे पास आज भी स्किलफुल लोगों की कमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको मेंशन भी किया है, और इस दिशा में वो काफी गंभीर, इस विषय को लेकर वो काफी गंभीर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जब हमारा आगे आने वाले 20 सालों में स्किलफुल लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत की इकोनॉमी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी। तो स्किलफुल होना सिर्फ एक परिवार, एक व्यक्ति को ही लाभ नहीं पहुंचा रहा है, ये दूरगामी समय में पूरे देश को लाभ पहुंचाने वाला है। तो इसमें जितने भी इसके सोर्स हैं, जितने भी जरिए हैं, चाहे वो नीचे से हम उठाते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर आपके जिला स्तर के अधिकारियों से लेकर, फिर प्रदेश के अधिकारियों तक लेकर, या फिर केंद्र के मंत्रियों तक लेकर, तो सबकी इसमें भागीदारी है, और ये मिलीजुली भागीदारी होनी चाहिए। तब हम इस सपने को आगामी 20 सालों में पूरा कर पाएंगे। और मैं एक स्पेशल जो है टॉपिक कवर करना चाहूंगी अबाउट द स्किल्स। कितने प्रकार की स्किल्स होती हैं, दैट विल बी अ वर्कशॉप काइंड ऑफ। तो वर्कशॉप 2 घंटे की हम कभी रख सकते हैं इसके, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा, और मैंने पहले भी देखा कि हमारे वेबिनार्स काफी लंबे होते हैं। तो हम उसको शॉर्ट थोड़ा सा करके, जब हम प्रॉपर वर्कशॉप करेंगे, वर्कशॉप 2 घंटे की हम रख सकते हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स रखें प्रॉपर। और पर डे जो है अलग अलग स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे, जिससे जो हमारे ये जो बच्चे हैं, नए नए नई पीढ़ी जो आ रही है, जिनको जॉब की तलाश है, और जो पढ़ाई कर रहे हैं, और स्पेशली 6 to 9 से ही हम बच्चों की ग्रूमिंग अगर स्टार्ट करें, जो हमारे बच्चे कॉलेज में इंटर कर रहे हैं या 11th 12th के सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तो उसमें उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और हमारा फ्यूचर, भविष्य की योजनाएं क्या क्या हैं, या भविष्य में किन किन सेक्टर्स में हमारी जॉब्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, किन किन सब्जेक्ट के साथ, इन सब की एक, मुझे लगता है, लोक पहल के माध्यम से हमें कुछ वर्कशॉप्स बच्चों को अवेलेबल करानी चाहिए, जिससे उनको सब्जेक्ट चूज करने में आसानी हो, सरलता हो। मैंने मुख्यतः क्या पाया है, जो मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं उनको तो कई तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती हैं। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको इस दिशा में शायद इतना कोई गाइड करने वाला नहीं रहता है कि आप क्या सब्जेक्ट चूज करें, उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और आगे ये सब्जेक्ट उनके फ्यूचर में, भविष्य में, जॉब के लिए, करियर के लिए कैसे हेल्प करेगा। ये सारी चीजें उनको सिखाने वाला शायद इसका अभाव रहा है, अभी भी अभाव है, क्योंकि मेरा काफी आना जाना उधर रहता है। तो मैंने देखा है बच्चे गलत सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, और बाद में उनके कई साल इस पूरे प्रोसेस में बर्बाद हो जाते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि ये तो जो मैंने पढ़ा वो तो मेरी जॉब में काम ही नहीं आ रहा है, ये मैंने जो पढ़ाई करी ये किसी तरीके से मुझे अर्निंग के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए हेल्प ही नहीं कर पा रही। तो उनके मन में बड़ी हताशा उस समय जन्म लेती है, क्योंकि उन्होंने अपने कई साल खराब कर दिए होते हैं पहले से। तो अगर लोक पहल के सभी माननीय सदस्य इस पर सहमति जताएं, तो मैं और हमारे जैसे 2-3 और जो इसमें काफी ज्ञानी लोग जुड़े हुए हैं, काफी गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं, जिनका काफी वृहद अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग कोई कोई एक एक सब्जेक्ट चुन लें, और संडे को या महीने में एक दिन ऐसी कोई वर्कशॉप हम आयोजित करें, जिससे बच्चों को डायरेक्ट हम नॉलेज दे सकें, उनको डायरेक्ट इसका लाभ भी प्राप्त हो। यस सर। अब जी। अ, नहीं, हम तो आपको अभी और सुनना चाह रहे हैं, और आपका जो वक्तव्य है बड़ा ही व्यवहारिक है। चूंकि इसमें न केवल तमाम आंकड़े और उनके उनकी एक बड़ी उचित जो है तार्किक व्याख्या है, बल्कि साथ साथ में ये लोगों के लिए बड़े ही काम की चीजें हैं। इसमें तो आपने जो एक प्रस्ताव रखा है लोक पहल के समक्ष, हम इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और अपने जो आदरणीय संयोजक जी हैं, और भी जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक मंडल के जितने भी सदस्य और संरक्षक लोग हैं, उनके सामने रखेंगे। और ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव और बहुत ही प्रासंगिक प्रस्ताव है, रेलेवेंट एक प्रपोजल है, जो कि आने वाले समय में जो स्किल इंडिया, अभी मैं भी विकसित भारत के बारे में कुछ चीजों को देख रहा था, पढ़ रहा था। तो दरअसल उसमें प्रधानमंत्री जी ने 4 महत्वपूर्ण स्तंभ जो है बनाए, जिसमें किसान है, गरीब है, युवा है और स्त्री है। उसमें एक चीज जो सभी के जीवन में बड़े अ, स्तर पर गुणात्मक परिवर्तन कर सकती है, क्वालिटेटिव चेंज कर सकती है, वो मुझे लगता है स्किल है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे साथ साथ में वो युवा हो। और ये जो एक पॉइंट है, और आपने बिल्कुल उसी को पिन पॉइंट चीज को आपने उठाया, कि जिस चीज को लेकर के हम आगे हम बात करते हैं कि हम एक स्वदेश, एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं,
तो वो बिना स्किल डेवलपमेंट के नहीं हो सकता। और उसमें साथ साथ में विकसित भारत के लिए भी, चूंकि जो उसके रास्ते की कुछ बड़ी दिक्कतें हैं, उसमें से एक बड़ी दिक्कत बेरोजगारी की है। और चूंकि बेरोजगारी को सही तरह से रेगुलेट या मॉनिटर नहीं किया जा रहा है, या उसको सही तरह से दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही है, लोग लगातार केवल ये सोचते हैं कि उसको दूर करने का एक तरीका केवल सरकारी नौकरी है। जबकि इस देश में अभी सेकेंडरी सेक्टर को सही तरह से कहें तो प्राइवेट और टर्शियरी सेक्टर ही थोड़ा बहुत जो कुछ बूस्ट कर पाया है, ग्रोथ कर पाया। अभी तो सेकेंडरी सेक्टर पूरा का पूरा बचा ही हुआ है, जहां पर असीम संभावनाएं हैं। और अगर उसमें कुछ आप जैसे कुशल मार्गदर्शक लोगों के नेतृत्व में अगर ये संभव हो कि बच्चों को या फिर जो खास करके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, अगर उनको सही तरह से प्रशिक्षण दे करके उनको अगर उनमें स्किल डेवलप करने की कोशिश की जाए। अभी जैसे युवाओं के लिए मैं देख रहा था कि इस अमृत काल में कई सारी नई नई जो है वो योजनाएं, जिसमें एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव है, जो 1986 के बाद लगभग जो 34 साल पुरानी जो शिक्षा नीति है, उसमें जो बदलाव है, बदलाव करने के बाद, जैसे मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो मैंने ही देखा कि कई सारे नए कोर्सेज, जैसे उसमें वैल्यू एड कोर्स किया गया, उसी में स्किल डेवलपमेंट को ऐड करने के लिए कोर्स, कई सारे नए कोर्स जो है वो चलाए गए, संचालित किए गए। लेकिन आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जब तक उनको ग्राउंड लेवल पर जाकर के उनको सही तरह से क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, और खास करके एक देश की जो एक बड़ी जनसंख्या ऐसी जगहों से दूर है, ऐसी जो कि चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हों या मेट्रोपॉलिटन सिटीज हों, तो जब तक वहां से उस ग्रोथ को स्किल के थ्रू आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक इस सपने को पाने में उतना ही देरी धीरे धीरे वो होती जाएगी। तो उसके लिए इस तरह के कई सारे सब प्रयास किए जाने बड़े जरूरी हैं। और ये आपका जो गागर में सागर भरने वाला जो वक्तव्य है, ये वास्तव में मतलब अब तक के जितने भी वक्तव्य लोकपाल पर मैं तो लगातार जुड़ता हूँ भी हूँ, और हम इसके लगातार हिस्से भी हैं, तो हमारे उन वक्तव्यों में एक थियोरेटिकल हिस्सा ज्यादा होता है, बिहेवियरल हिस्सा कम होता है। हम चीजों को सैद्धांतिक रूप से ज्यादा हम उसके ऊपर बात करते हैं, व्यवहारिक कम। और आज का ये वक्तव्य इस मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य है कि उसमें व्यवहारिक चीजों को लेकर के बात ज्यादा कही गई है। और हम चाहेंगे कि अगर आप किसी और इस पे युवाओं से संबंधित, अगर चूंकि युवा का जो आयाम है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है उससे विकसित भारत के भीतर, चाहे उसमें वो स्किल डेवलपमेंट का मामला हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मामला हो, या फिर जो साइंटिफिक तरह की थिंकिंग को, सोच को बढ़ाना, जैसे कि देश में अटल टिकरिंग तरह की लैब को एक नए तरह की सोच के तहत करीब करीब 10,000 के आसपास लैब्स को जो है वो स्थापित किया गया है। या फिर एक बड़ी एरिया जो है जिसकी तरफ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और खास करके हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी जो है बड़ा अच्छा ध्यान दिया है, वो खेलों के ऊपर, जो युवाओं से संबंधित, कि हम उसके ऊपर भी, जैसे अभी तक देश में कोई भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खेलों के लिए नहीं था। एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अभी जो है मणिपुर में उसके लिए खोला गया, और अब तक जो स्टेडियम की संख्या 36 के आसपास हुआ करती थी वो बढ़कर के 300 के पार हो गई। तो हमने लगभग कई क्षेत्रों में इस तरह के जो है वो किए हैं। तो स्किल के ऊपर जो आपका ये आज का बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा, उससे मुझे लगता है कि जो भी हमारी नई पीढ़ी जुड़ेगी, इसको देखेगी, तो वो न केवल आपसे संपर्क भी करना चाहेगी, और बल्कि हम आपके इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को लोकपाल के सामने रखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ठीक ठाक डेटाबेस गंभीर लोगों का है, जो लोग इस मतलब तमाम तरह की समस्याओं को, तमाम तरह के समाधान को, चुनौतियों को लेकर के जो है बात करते हैं। तो हम आपका एक बार फिर से जो है इस बेहद महत्वपूर्ण और एक बहुआयामी और सारगर्भित वक्तव्य के लिए जो है हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और वैसे तो मैं अगर देखूं, शायद विजय सर अगर उस विचार वर्ग से अगर समय निकाल करके जुड़ गए हों, तो वो जुड़ नहीं पाए हैं। मैं तो जी। अगर कुछ और अगर आप कहना चाहें तो हम आपको सुनने के लिए, क्योंकि आपने बड़ी ही सधी शैली में आपने और बड़ी महत्वपूर्ण पिन पॉइंटेड बात आपने कही है, तो जी, धन्यवाद मिस्टर सिंह।
एक्चुअली ये मेरा अनुभव रहा है। और जहाँ तक मैं यूपी से जुड़ी हूँ, जब मैं दूसरे स्टेट में, मैंने कई सारे स्टेट में काम किया है, और जी जब और कई सारी कंट्रीज में भी काम किया है। काम किया मतलब जॉब तो नहीं की, बट कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कई कई दिन वहां रहना होता है, लोगों से मिलना होता है। तो जो पहले का भारत था, 2015 के पहले का भारत, मैं 2015 के पहले भी दूसरी कंट्रीज में जाती रही हूँ और अभी भी जाती रही हूँ। तो जो एक फर्क है, फिर मैं स्किल पे ही आऊंगी, ये कहीं ना कहीं उससे ही जुड़ी है। जो एक फर्क है, अब हमें ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, मतलब बहुत ही छोटी, कि हमें इमिग्रेशन पे, काउंटर पे भी हमें रेस्पेक्ट मिलता है। ये जो रिस्पेक्ट है, और क्योंकि भारत एक बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, और जो हमारी टॉप लीडरशिप है, जो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो एक ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आ चुके हैं। जी कोई भी हमारी टॉप लीडरशिप हो, किसी भी देश देश का प्रधानमंत्री तब तक ग्लोबल लीडर नहीं बन सकता, जब जब तक उसका देश जो है विकास के पथ पर नहीं है। देश हमारा विकास के पथ पर है, इसीलिए हमारे माननीय मोदी जी जो हैं वो ग्लोबल लीडर हैं। और माननीय मोदी जी वहां पर बैठे हुए हैं, इसीलिए देश विकास कर पथ पर भी है। क्योंकि जी माइंडसेट मैटर्स, माइंडसेट का बहुत बड़ा एक रोल होता है इस विकास की चीजों पर। तो हम लोगों ने वहां पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस महसूस किए, और हम लोगों के लिए काफी वेलकमिंग एक एटमॉस्फेयर होता है पहले कंट्रीज में। या हम जब पहले जाया करते थे कॉन्फ्रेंसेस में, तो हमें एज ए स्पीकर इनवाइट नहीं किया जाता था। या अगर 20 कंट्री के एजुकेटर्स जिस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं, तो आपके भारत से आए हुए लोगों को सबसे लास्ट में आपका नंबर आएगा बोलने का। और अब ये है कि हमें फ्रंट चेयर मिलती है, और हमें एक जो अलग वार्म वेलकम मिलता है, और हमारी बातों को सुना जाता है और इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब नॉर्वे की संसद भवन में हमारे भारत की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताने के लिए एजुकेशन सिस्टम की इंडियन डेलीगेट्स को, इंडियन एजुकेटर्स को इनवाइट किया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत गर्वान्वित करने वाला होता है। और हमें महसूस होता है, जो कि नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम अपने आप में माना हुआ एजुकेशन सिस्टम है। जी तो जब यूरोपियन कंट्रीज में आप भारत की चीजों को, भारत की शिक्षा प्रणाली को जानने की उत्सुकता है, वो जानना चाहते हैं हमें, और संसद भवन के स्तर पर हमें सुना जाता है वहां पर, तो हमें लगता है कि यस, हमने कुछ किया है। अब अब हम कुछ कर पा रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं आया है। जो जी भारत सरकार की तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं, और बच्चों की ग्रूमिंग के साथ साथ युवाओं की ग्रूमिंग, और जो हमारे कार्यरत लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में, कई सारे क्षेत्रों में कई सारे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, मौके प्रदान किए जा रहे हैं। तो जब तक हमें मौके नहीं प्रदान किए जाएंगे, हम अपनी स्किल्स को भी नहीं दिखा पाएंगे। ये भी उतना ही जी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पलायन रोकना है एक जो और प्रमुख कार्य है। जितने भी जो अच्छे स्किल्ड लोग हैं, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक उद्देश्य होता है कि हमें एक अच्छी अर्निंग करनी है, अच्छी लाइफ चाहिए, एक जी लैविश लाइफ का जिनका सपना होता है। उसमें से कुछ होते हैं जो बहुत ही राष्ट्रभक्त होते हैं, तो वो नहीं जाना पसंद करते दूसरी कंट्रीज में जॉब के लिए। बट पलायन का एक जो रेशियो काफी बढ़ गया है भारत में, ये जो आंकड़े भी कहते हैं पलायन का रेशियो काफी बढ़ा है इस समय पर, क्योंकि स्किलफुल लोग डेवलप हुए जब जब इन सारी योजनाओं से लाभ लेकर, और जो भी नई नई अवसर आए भारत सरकार द्वारा, या और अन्य जब इकोनॉमी बढ़ती है भारत की, तो जो स्किलफुल लोग हैं वो बाहर के देशों में पलायन कर रहे हैं। ये भी एक गंभीर समस्या है, जिस पर सोचने की जरूरत है, कि या उनको हम उस लेवल पर उचित अवसर नहीं प्रदान कर पा रहे हैं क्या। उनको रोकने के लिए, यहाँ पर उनको रोकने के लिए भी हमें कुछ ऐसी योजनाएं लानी चाहिए भारत सरकार को। क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक एक बूंद बूंद से भरता सागर, तो जब ऐसे अच्छे लोग भारत में रुकेंगे ही नहीं, जब इनको जी भारत में हम रोकने में सक्षम होंगे, तो ये एक प्रकाशवान जो एक दिया होता है, वो पूरे कमरे में रोशनी भरता है। तो ऐसे लोगों को हमें रोकना भी है भारत में। ऐसे ऐसे लोग हमारे लिए एसेट हैं, वो भारत पे लाइबिलिटी नहीं है, वो एसेट है जी भारत के लिए। जी तो जो जी हमारे भारत के एसेट है, जो हमारी संपदा है, उनको हमें यहाँ रोकने के लिए भी उचित कदम उठाने चाहिए। ये भी उतना ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मेरे काफी परिचित और कई रिलेटिव्स ऐसे हैं जो हम लोग के साथ ही एजुकेशन सेक्टर में थे। जब उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो वो चले जाते हैं। जैसे हम लोग को कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली, पर हमें है कि नहीं, हम अपना देश नहीं छोड़कर जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। बट शायद ये सब लोग ऐसा नहीं सोचते, या फिर
कुछ निजी लाभ को सोचकर, तो मुझे लगता है निजी लाभ सोचना कोई बुरी बात नहीं है। शुरुआत किसी भी चीज के जो शुरुआत होती है वो परिवार से होती है। कोई भी सुधार हम पहले अपने में करेंगे, फिर परिवार में, फिर गांव समाज में आगे बढ़ता है। तो कोई अगर निजी लाभ सोचता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर यही निजी अगर उसे भारत में रहकर मिल जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। जी। तो इस दिशा में भी हमें उचित सरकारों को उचित कदम उठाने चाहिए। और इस पे मैं सराहना करनी चाहूंगी माननीय योगी जी का। जो एक राज्य ऐसा था, जब हम लोग भी अब कई साल जैसे हो गए कि वहां से यूपी छोड़े हुए, तो जब वहां जाते थे तो एक इनसिक्योरिटी तो रहती थी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या किसी चीज को लेकर। बट अभी ऐसा वहां पर कुछ नहीं है। जो उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोगों को लगता है कि एक ऐसे जो संत बनकर बैठे हैं तो ये क्या ही करेंगे, मतलब बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी शायद लोगों की। पर उन्होंने जो चमत्कार किया है, जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, और जिस तरह से वो हाईएस्ट टॉप 5 जीएसटी पेइंग स्टेट में आज उत्तर प्रदेश शामिल हो चुका है, ये अपने आप में बड़ी बात है। जो 18 रैंकिंग पे हो और इतनी जल्दी ही वो टॉप 4 टॉप 3 में टॉप 5 में फाइव आ में। जाए, तो ये बहुत प्रासंगिक चीज है। और इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगी मैं माननीय योगी जी को। इससे एक चीज एक और साबित होती है कि जब लॉ एंड ऑर्डर वहां पर अच्छा बना, तो बाहर की कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करा। जब कोई भी बाहर की कंपनीज, बाहर देशों की कंपनीज और लोग और बिजनेस के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो हमारे जो लोकल लोग होते हैं उनको रोजगार मिलता है। उस प्रदेश की जनसंख्या के जो भी लोग आते हैं उसके अंतर्गत उनको रोजगार मिलता है। इवन बाहर से भी आके लोग वहां पे रोजगार के अवसर तलाशते हैं। तो जीएसटी बढ़ने का मतलब है इकोनॉमी बढ़ी है स्टेट की। जी। जी। इकोनॉमी बढ़ी है मतलब रोजगार बढ़े। और मैं अगर सिर्फ यूपी की ही बात करूं, तो यूपी इकलौता ऐसा राज्य है जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब जिसमें प्रदान की गई। सबसे ज्यादा भारत में आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए, सबसे जी। ज्यादा गवर्नमेंट सरकारी नौकरी देने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश। लोगों का जो एक भ्रम है कि सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है, मतलब मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरे आज तक सरकारी नौकरी के। तो अब हालांकि मेरे घर में सभी सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलत अवधारणा है। इसको हटाने का काम जो अच्छे लोग हैं समाज के, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको करना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि लगता है कभी कभी हम लोग घरों पे मजाक करते थे कि क्या हम लोग का जन्म ही होता है क्या, शुरू में जन्म ही हुआ है सरकारी नौकरी पाने के लिए। एक एक बच्चे के मन में भर दिया जी। गया है ये चीज। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर पे अच्छी अर्निंग नहीं है। मैंने इसको कई तरीके से कई सारी चीजों अपने मत रखे कि सरकारी जो नौकरी होती है उस पे आप कितने प्रतिभावान हो, आप कितने ही घंटे आप काम कर रहे हो, आपको प्रमोशन एज के हिसाब से मिलता है। उम्र के हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। आपकी इतनी साल नौकरी, इतने साल बाद आप ये रैंक मिलेगी, इतने साल बाद ये रैंक मिलेगी। बट प्राइवेट में ऐसा नहीं है। ये लाभ है प्राइवेट सेक्टर के। आपने काम किया, आपको दाम मिलेगा। आपने काम किया, आपको पद मिलेगा। आपको प्रमोशंस मिलेंगे काम के आधार पर। आपको इस आधार पर प्रमोशन नहीं मिलेंगे कि आपकी उम्र कितनी हुई काम। और जी। इसका जीवंत सही बात है। उदाहरण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र एज से ही मुझे प्रमोशन मिले, क्योंकि काम करते रहे और काम का ही रिवॉर्ड मिलता गया। तो ये प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ा एक लाभ है कि आप, अगर आपका टैलेंट है, आप टैलेंटेड है, आप स्किलफुल हैं, आप मेहनती हैं, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता रहेगा। आपको उसके लिए कई सालों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नहीं। और आप अपनी ये प्रतिभा का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। ये जो जो भी हमारी नई पीढ़ी जो इसको देख रही है उनके लिए बेहद अ, ऊर्जावर्धक और बेहद प्रेरणास्पद जो है ये आपकी बातें हैं, क्योंकि ये कम से कम उस भ्रम को, उस मिथक को तोड़ती हैं कि सरकारी नौकरी ही नौकरी है, और सरकारी नौकरी अगर आप सरकारी नौकरी अगर आप नहीं पा सके अपने जीवन में तो आप अयोग्य हैं। इस धारणा को, इस मेंटेलिटी को हटाना बहुत जरूरी है। और उसमें आज जैसे जो महत्वपूर्ण स्थापित लोग हैं, जो कहीं पर जिन्होंने अपने बूते पर, अपने बल पर जो है अपना स्थान जो बनाया है, जब ऐसे लोग अपने अनुभव से बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं किसी एक मंच पर, और उसको जब हमारी आने वाली पीढ़ी सुनती है, तो जाहिर सी बात है कि उनके जीवन में वो बड़े परिवर्तन ले आती है। और इस मामले में ये आज का वक्तव्य वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है। और न केवल राष्ट्रीय बल्कि बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी आपने उस चीज को साबित किया है कि
इससे पहले का जो माइंडसेट था इंडिया को लेकर के और आज जो भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा जिस तरह से बढ़ी है, उसमें किस तरह के बदलावों का कितना महत्व है। और वो बदलाव अगर उसी दिशा में लगातार सकारात्मक ढंग से अगर किए जाते रहेंगे, जिसके केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज स्किल है। और ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण बात है कि हम अगर अपनी स्किल को ठीक ढंग से लगातार अगर उसके ऊपर काम करते रहे, लगातार अगर उसको हम बढ़ाते रहे, तो हम सरकारी क्षेत्र में जहां पहुंच सकते हैं उससे हम कहीं बहुत आगे इस क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, कहीं बहुत ज्यादा हम अर्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको मतलब उस चीज को केंद्र में रख करके वैश्विक स्तर पर अपने देश को हम देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उसको हम कहीं ना कहीं उसके लिए हम बहुत एक सम्मानित स्थिति हम पैदा कर सकते हैं पूरे पूरे वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये वास्तव में ये बड़ी ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही प्रेरक बात है। ये जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे होंगे वो जरूर इसको गंभीरता से लें, इस चीज के ऊपर विचार करें। और साथ साथ में मैं तो ये भी कहूंगा कि आप जैसे आपका यह सेशन हुआ, हम एक वर्कशॉप के लिए हम बिल्कुल एक योजना इसकी बनाएंगे और अपने जो वरिष्ठ मार्गदर्शक मंडल है उनसे हम इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से इसको जो कार्यान्वित किया जाए। कि और न केवल एक बार बल्कि समय समय पर लोग इससे जुड़ें और आपके इस अनुभव का, आपके कहिए कि इस उद्यमिता के अनुभव का जो आपका एक प्रोफेशनल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उससे लोग जो है बहुत कुछ सीखें, उनके जीवन में उससे बहुत कुछ परिवर्तन आ सके। और साथ साथ में इसकी एक सीरीज भी चलती रहे जिसको आप ही जो है वो जिसका प्रतिनिधित्व आप ही करें लोक पहल पर। बहुत जरूरी है, इस तरह की चीजों की जरूरत भी है। तो बाकी आंसू गुरु जी जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। वो भी शायद कोई उनकी जिज्ञासा हो या वो कुछ अगर कहना चाह रहे हो तो आंसू गुरु जी स्वागत है आपका। हाँ, आवाज पहुंच रही? नमस्कार गुरुजी। जी जी जी, बहुत बहुत आवाज स्पष्ट। आवाज पहुंच जी जी। रही। देखिए, आज 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 का ये जो उद्बोधन था बहुत ही मतलब विचार स्पर्शी था, विचारोत्तेजक था। एक एक नवीन विचारधारा, एक नवीन विचारधारा की हमें मतलब आवश्यकता है। देखिए, हम एक वैश्विक, एक ग्लोबल आउटलुक जो हमारा है, हमने कभी अपने लिए नहीं सोचा। स्किल भी अगर है तो वो हम हमको ही बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ वो राष्ट्र को भी बढ़ाएगा, समाज को भी बढ़ाएगा। और वो जितना भी प्रतिभा संपन्न हम होंगे, उतनी ही प्रतिभा भारत की पहचान होगी। आज जो भारत की पहचान है वो हमारी प्रतिभा के चलते। आज विश्व के एक से एक बड़े बड़े उद्योगों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं के में आज हमारी धमक देखी जा रही। वो चाहे सुंदर पिचई हो, चाहे जो हो, सबके सबका मतलब नाम लेना सबका संभव नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये भारत की धमक है। और भारत की धमक कैसे पहुंच रही है कि एक दूरदर्शी और भारत की सोच रखने वाला, भारत के लिए सोचने वाला और भारत के लिए सोचकर विश्व के लिए सोचने वाला एक नेतृत्व तो हमारे पास है, जो कि हमारे हमारे प्रदेश में भी है और हमारे राष्ट्र का भी नेतृत्व कर रहा है। आज ऐसे ही हमारे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या हमारे मतलब यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, मोदी योगी को अलग नहीं किया जा सकता है। सोच एक है, भारतोत्कर्ष, भारत का अभ्युदय। ये सोच भारत की 1947 से जो भी सरकारें आई हैं, किसी की भी ये सोच नहीं थी, क्योंकि एक राष्ट्रवादी नेतृत्व ही इस तरह की सोच रख सकता है, जो कि केवल इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम नमम, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है राष्ट्र का है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं राष्ट्र के लिए कर रहा हूं। ये सोच हमको विकसित करने की आवश्यकता है। वो चाहे एक छोटे से बच्चे से लेके एक एक मतलब प्रौढ़ तक, एक वृद्ध तक को, सबकी ये सोच होनी चाहिए कि ये राष्ट्र मेरा है। भले मतलब परिवार हमारा है, समाज है, लेकिन राष्ट्र को हमको पहले रखना होगा। नेशन प्राइम, नेशन सुप्रीम। नेशन के बिना हम
इंटरनेशनल नहीं हो सकते हैं। इंटरनेशनल में भी हम अपने नेशनल होने के चलते पहचाने जाएंगे। सबसे पहले हमको नेशनल होना पड़ेगा, तब हम इंटरनेशनल हो। तो आज का उद्बोधन बहुत ही सुंदर था, सहज था, जी सुबोध था, सरस था। जी और बिल्कुल, बहुत बहुत जी, मैं माफी जैसे चाहूंगा, आप अपनी बात कंप्लीट करें आप। नहीं, बस जी बस वंदे जी जी मातरम। आंसू जी आंसू गुरु जी, एक वरिष्ठ स्वयंसेवक के तौर पर हमारे कार्यक्रमों में न केवल लगातार जुड़ते हैं, बल्कि बड़ी ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित टिप्पणियों के माध्यम से उसे और ज्यादा यूजफुल भी बनाते हैं। तो मैं एक बार फिर से गुरु जी का जो है आभार प्रकट करता हूं। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर चंद्रकिशोर जी जुड़े हुए हैं इस पैनल में, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते हुए एक विधिवत धन्यवाद ज्ञापन आज के हमारे महत्वपूर्ण और सम्मानित वक्ता अतिथि और आदरणीय आशुतोष गुरु जी और भी जितने भी मंच पर उपस्थित सदस्य हैं, उन सभी का विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर चंद्रकिशोर जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर ऋषिकेश जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने बड़े ही सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को संचालित किया। और आज हमारे मध्य आज की विदुषी श्रीमती कल्पना सिंह जी, मैम, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। आज आपने एक बहुत ही गंभीर विषय पर अपने विचार प्रकट किए। मेरी आवाज आ रही है ऋषिकेश जी? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। तो आपने बड़े ही एक गंभीर विषय पर अपने विचार प्रकट किए और आपने तमाम उन पहलुओं को छुआ जो हमारे सशक्त भारत को, हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और हमारे संपूर्ण देशवासियों का सपना है कि हम जब अपनी आजादी की शताब्दी मनाएं, उस समय हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में। आपने अपने उद्बोधन में स्किल्ड की बात की, कौशल दक्षता की बात, और आपने बात ही नहीं की, आपने बड़ी चिंता व्यक्त की कि आप और आपकी चिंता जायज करना ठीक है, हमें स्वीकार है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में, मैम जैसे आप बात कर रही थी, कि कौशल की कमी देखी जा रही है और यही एक पैरामीटर ऐसा बन गया है कि जहां बड़ी बेरोजगारी पनपती है कि व्यक्ति पढ़ लिख ले रहा है कि कर क्या रहा है। तो बहुत सारे युवा ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें आखिर करना क्या है। एक छोटा सा उदाहरण, तो शिक्षक के बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सब बच्चों में हम समय रहते हैं। तो एक बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, मेरे पास अपनी चिंता लेकर के आया और मुझसे बोला कि पढ़ना मैं नहीं चाहता, बहुत पढ़ना नहीं है मुझे। कि ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा कि मेरे गांव में ना 2 लोग हैं मेरे परिवार में, और दोनों ग्रेजुएशन की हो, घर ही रहते हैं, कुछ उनको रोजगार नहीं मिला, तो कहते हैं पढ़ के कोई लाभ नहीं। अब बच्चा तो हमारे भारत का भविष्य है। मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं, आप वो क्या किए कल पूछ के आओ, मैं उनको रोजगार की बात करता हूँ। तो उसने बताया कि दोनों बीकॉम किए। मैंने कि ठीक है, वो कुछ डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं या दोनों कुछ पढ़ा सकते हैं, कॉमर्स 12th में पढ़ा सकते हैं, पूछ क्या हो, उन्हें आता क्या है। बच्चे मतलब कि वो तो मना कर रहे थे, उनको ऐसा कुछ नहीं आता है। तो ये सब समस्या आपने अभी अपने उद्बोधन में मैम उठाई। मतलब ऐसा ही है हमारी युवा पीढ़ी के साथ। मतलब युवा पीढ़ी क्या है, बहुत ज्यादा हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो कौशल विकास में अब हमारी सरकारों ने इसकी, क्योंकि आपने जो चिंता व्यक्त की कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवा पीढ़ी को कौशल में दक्ष करना पड़ेगा, और वो जरूरी है। बिना कौशल दिए हुए हम इतनी बड़ी आबादी को, अब हम विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले हैं, तो इतनी बड़ी आबादी को रोजगार मुहैया कराने के लिए, रोजगार देने के लिए, बेरोजगारी से बचाने के लिए उन्हें कौशल युक्त बनाना पड़ेगा। आपने अपने उद्बोधन में एक समस्या भाषा की कि बच्चों में प्रतिभा होती है, लेकिन वही उस ज्ञान जो होता है वो डिलीवर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। और ये आपने बहुत अच्छा एक बिंदु संकेत किया कि भाषा की एक बड़ी समस्या है। और इसीलिए भी मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने अभी, जैसे एक उदाहरण के लिए, नीट का एग्जाम थोड़ा विवाद में रहा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़े अच्छे से हैंडल किया, और उसमें अभी परसेंटेज बढ़ने का एक कारण हमारे शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि भारत की सभी भाषाओं में, भारत की सभी भाषाओं में उसको किया गया है, एग्जाम को संपन्न किया गया। इससे क्या, जो भाषा की एक रुकावट आ रही है, भाषा के रुकावट का मेन एक कारण है कि हम अपने पूर्ण रूप से जो हमारे अंदर नॉलेज है उसको हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उस ज्ञान को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं।
तो भाषा कहीं ना कहीं एक बैरियर बन जा रही है। तो हमारा जो एक सपना था कि एक राष्ट्र एक विधान एक निशान, अब उसकी ओर है कि एक भाषा होगी। लेकिन हम विविधतापूर्ण देश हैं, हमारे कई राज्यों की भाषाएं अपनी अलग भाषा हैं, लेकिन उन राज्यों को उनकी भाषा में और एक हिंदी को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जा रहा है। इससे हमारी क्या है जो कौशल निर्माण और ज्यादा बच्चों में, क्योंकि भाषा बैरियर नहीं होनी चाहिए। क्या जो चाइनीज में डॉक्टर बनता है वो इलाज नहीं करता है? क्या जापानीज में क्या डॉक्टर बनता है वो इलाज नहीं करता है? जैसे आप बता रही थी कि अभी मेरा दोस्त जापान गया, तो उसने आकर के मुझे बताया कि वहां पर मैं गया, जब मैंने पानी मांगा इंग्लिश में बोला उसके लिए वाटर, तो वहां पर वो टाइप करके वहां जापानीज में देख रहा हूँ तब मुझे पानी दे रहा है लोग। मैं चंद किशोर जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि बहुत जी जी जितनी भी ज्यादातर कंट्रीज हैं जिनकी, जैसे चाइना की चाइनीज हो गई, जापानीज हो गई, या और भी जो कंट्रीज में यहाँ से बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके लिए अनिवार्य होता है कि वो पहले वहाँ की भाषा का 1 साल कोर्स करेंगे। 1 साल उनको कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ वहाँ की भाषा सीखनी होती है पहले। उसके बाद वो कोई भी वहाँ का जो पढ़ाई करने के हैं वो करेंगे, जहाँ पे इंग्लिश नहीं है। लेकिन जी भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपके ज्यादातर मैक्सिमम सारे कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल हैं। जो नीट की या यूपीएससी की बात होती है, जब उन्होंने अभी भाषा कर दिया है आपके जो भी स्टेट की लैंग्वेज हो, और बहुत सारी भाषाओं को ऐड किया गया, इवन उर्दू तक को ऐड किया गया है, तो उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये होती है सरकारी, लेकिन सरकारी क्षेत्रों में एक लिमिटेड अवसर हैं, लिमिटेड जॉब्स हैं। तो हमें एक बड़े लार्ज स्केल पे हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, स्किलफुल लोगों की बात आती है, तो बात इंग्लिश पे फिर से आके अटकती। क्योंकि मैं राष्ट्रवाद की बात करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ही कट्टर राष्ट्रवादी हूँ। मैं सनातन की बात करूंगी, मैं बहुत सारी बातें करूंगी। लेकिन जब फिर से बात आती है जॉब्स पे और काम पे, तो इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज एक बन चुकी है। तो जैसे हमारे जो जो कोर्स है उसमें सारे जो प्रोसीडिंग हो रही है वो इंग्लिश में हो रही है, तो पहले तो हमें वहां से शुरू करना चाहिए। जब हम अपने, हमारा जो भी राष्ट्र है, इतने सारे स्टेट हैं, हर कई सारे स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग है, और दक्षिण की पूरी अलग लैंग्वेज है, नॉर्थ में स्टेट वाइज अलग लैंग्वेज है। तो हम किसी एक लैंग्वेज पर हमारा मत नहीं बन पा रहा है, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा भी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उस कंडीशन में जो है, हमने इंग्लिश को एक एक्सेप्टेंस देके रखा है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, इंग्लिश को एक्सेप्टेंस देके रखा है, और ज्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज पे ही आधारित हैं। अगर हम अच्छी अर्निंग की बात करें, हम क्रीमी लेयर की बात करें, मिडिल लेयर की भी बात करें, तो भाषा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। मैं बोलने को तो बोल दूं कि हमें बहुत गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, मुझे हिंदी आती है, मेरी मातृभाषा हिंदी है, मुझे इस पर नो डाउट गर्व है। पर क्या हिंदी ग्लोबल लैंग्वेज नहीं बन पाई? नहीं है हिंदी ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज जान दीजिए, भारतीय भाषा भी हम नहीं बना पाए हैं उसको। ये हमारा दुर्भाग्य भी हो सकता है। मैं इस पर गर्वान्वित नहीं हूँ, ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि हम हिंदी जैसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अभी तक नहीं दे पाए हैं। और जो हमारे एग्जाम्स और प्रणाली है उसमें हमने इनकलकेट कर दिया है, पर वो सिर्फ और सिर्फ अवसर कहाँ प्रदान कर रहे हैं, उनके जो भी मौके प्रदान कर रहे हैं वो सरकारी क्षेत्रों में कर रहे हैं। उसका जी। प्राइवेट सेक्टर में उसका असर नहीं देखने को मिलता है। ये एक दूसरी मैंने प्रैक्टिकल बात कही। नहीं नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात। तो चंद्रकिशोर जी, अब आप जुड़ गए जी हैं, जी अब आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी। तो मैम वही हम लोग भी यही विचार कर रहे हैं कि देश को कहाँ से कोई ऐसा बैरियर क्या बन रहा है। आप जो हिंदी की बात कर रही हैं, हमने स्वयं महसूस किया है कि भाषा किसी भी कारण के लिए बैरियर ना बने। और जैसे अभी आपने कैरियर काउंसलिंग की बहुत अच्छी बात की, और आपने चिंता व्यक्त की कि लोग पहल के द्वारा या कैसे भी हम एक वर्कशॉप लगाएं, सेमिनार करें और बच्चों को कैरियर काउंसलिंग। ये मैं देख रहा हूं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अधिकांश है आज के समय में पेरेंट्स का एक क्या सिनेरियो बना है उसमें, कि उनको देखते हैं कि ये मेरा बच्चा, उनके चश्मा लगा हुआ है डॉक्टर, इधर दूसरी आंख से देखते हैं इंजीनियर, तीसरा दिखता ही नहीं। क्या करोगे अगर डॉक्टर और इंजीनियर नहीं हो, तो क्या करोगे? अब बच्चे को, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे, मैंने उनसे बात की, मैं कई बच्चों से बात करता हूँ कि अभी 12th के बाद क्या करोगे,
बच्चे मुझे बताएं कि सर अभी तो देख रहे हैं कि आईआईटी का एग्जाम देना है, वो पापा कहें इसलिए, लेकिन मुझको बीएससी करनी है, मैं तो बीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पापा कहें इसलिए आईआईटी का एग्जाम देना है। तो बच्चों में क्या कैरियर काउंसलिंग की जो आपने बात की, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे और इसके लिए हम जो हो सकता है लोग पहल की तरफ से वो संवादशाला लगा करके हम बच्चों को करेंगे। क्योंकि बच्चों को आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे बता रहे कि भाई आप ग्रेजुएशन किस लिए कर रहे हो, क्या करोगे? अरे कि भाई 12th किया था इसलिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप पीजी क्यों कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट क्यों कर? अरे कि वहां नंबर ठीक आ गए थे इस सब्जेक्ट से कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी रुचि किसमें है, आपको क्या करना है, क्या पढ़ाना है। अभी आप किसी से बात होती है इतना कि मैं व्यस्त हूँ, मुझे इसका सिलेबस बनाना है, इसका एक किताब तैयार करना है, ये सिलेबस तैयार करना है, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा अच्छे से जो कि इस पर काम कर सके। मतलब अभी संस्कृत में आप भाषाओं में भी इतनी संभावना है कि आपको टाइप करना आना चाहिए। मैं अभी देख रहा हूँ टाइप करने वाला नहीं मिल रहा है, ट्रांसलेशन करने वाला नहीं मिल रहा है। तो हम अब सबसे बड़ी बात है हमको ये आना तो चाहिए, ये कौशल की हमारे पास कमी। तो कहीं ना कहीं बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, जिससे उनके कैरियर की पहले काउंसलिंग की जाए, वो अच्छे से कर क्या सकते हैं और उन्हें संभावना दिखाई जाए कि पेरेंट्स का जो एक मानदंड बना हुआ है कि डॉक्टर इंजीनियर से अलावा भी आप क्या कर सकते हैं। मतलब अब क्योंकि भारत की इतनी बड़ी आबादी को आप एक उसमें तो नहीं झोंक सकते, मतलब पूरा। और आए दिन आप देख रहे हैं देश में बड़ी, अभी दिल्ली में देखी कैसी एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई, कोचिंग का इतना माहौल बन गया। हम आए दिन देखते हैं बच्चों पर प्रेशर इतना हो रहा है कि कोटा जैसे शहर में कितने बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। आखिर उनको कौन इसमें ढकेल रहा है? मतलब क्यों नहीं बच्चों को पहले बताया जा रहा है, क्यों नहीं उनकी अच्छे से कैरियर काउंसलिंग की गई? तो ये आपकी चिंता बड़ी जायज है और इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने ऐसे एक बिंदु को छुआ जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे युवा पीढ़ी को बचाने के लिए। युवा पीढ़ी कहाँ जाए मतलब, और उनको जबरदस्ती उसमें धकेला जा रहा है। जबरदस्ती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बना हुआ है समाज में। तो कैरियर काउंसलिंग आपने जो है, हम इस पर काम करेंगे और प्रयास करेंगे कोई संवादशाला, और आपका उसमें सहयोग लिया जाएगा। आपने बात की, मैं अपने उद्बोधन में 2015 से और बाद के भारत में अंतर बताया। एक मुझे भी याद आता है कि आज ग्लोबल लीडर की बात जब हम करते हैं तो आप जैसे जा रही है कि हम किसी भी कंट्री में होते एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि आप भारतीय हैं, आपको बैक से फ्रंट पर आने को मौका दिया जा रहा है। एक बड़ी पुरानी घटना है, उसको मैं अभी इसलिए उसका जिक्र करना चाहूंगा। मैक्स मूलर तुलनात्मक धर्म दर्शन के और बड़े विद्वान हुए, और भारत संस्कृति से उनका बड़ा वो रहा, संस्कृति बड़े विद्वान थे, वेदों के समय को भी उन्होंने निर्धारित किया। लेकिन एक वर्कशॉप में ऐसा एक भारतीय विद्वान अपने विचार को रखते, तो मैक्स मूलर ने कहा था आप जर्मन भाषा में बोलिए, आप अपना पेपर केवल प्रेजेंट कर जर्मन भाषा में कर सकते। अब बड़ा सोचने का विषय था कि मैक्स मूलर ने हमारे सारी भाषाओं का जो ज्ञान किया, पढ़ा, क्या उनको कभी किसी ने कहा था कि आप हमारे वेदों को जर्मन भाषा में पढ़िए? अरे जिस भाषा में थे उसी में पढ़े। लेकिन आज ये हम देखने को मिलता है, चाहे हमारे विद्यार्थी जा रहे हो, अभी रशिया यूक्रेन के युद्ध में कई पाकिस्तान के विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी युवा एक कैसा होता है, अब उनको वहां से निकलना है युद्धग्रस्त क्षेत्र से, वो हमारे देश का झंडा लेकर के जाते हैं। और ये बात देकर के हम भारतीय, तो हमारा हृदय गर्व से ऊंचा होता है कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारे साथ ही पैदा, हमारे साथ आजाद हुआ, पैदा नहीं, पैदा तो वो हमारा बच्चा है, हमने उसको पैदा किया, और वो आज वो कहां पर है, हम कहां पर है, वो हमारे झंडा। तो इसमें हमारे गर्व की बात है, ये हमारा एक परिप्रेक्ष्य बदला है और वो पूरे विश्व में। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है, और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, हमारे देश का कोई सामान्य नागरिक जाता है, जैसा मैम आप बता रही थी, तो वो एक बहुत चेंजेस आए हैं। आपने, और आपका तो घर है यूपी, और आपने कानून व्यवस्था की बड़ी बात की, उसमें बड़ा सुधार किया गया है। और आज हमारे देश में, प्रदेश में कानून व्यवस्था का ऐसा चलता है कि मैं आज से 10 वर्ष पहले दिल्ली में जब पढ़ने के लिए अपने घर से गया, तो वहां प्रोफेसर ने मुझसे मेरे विश्वविद्यालय में पूछा कहाँ से हो, मैंने की सर उत्तर प्रदेश से। अरे जैसे मैंने उत्तर, वहां का बड़ा माहौल खराब है। बोले जब हम आते हैं और ट्रेन में लगता है उत्तर प्रदेश आ गया, तो उसके बाद हमको कई बार बैग चेक करना पड़ता है ट्रेन में। ये हमारे प्रदेश की बात। और हमारी महिला कानून व्यवस्था में तो क्या हाल था आप सब जानते हैं। आपने बड़ा अच्छे बिंदु को छुआ, और आज हम बड़े सशक्त प्रदेश बन गए हैं। आपने आर्थिक की बात की कि हम 18वें नंबर से 5वें नंबर में आ गए। एक देखिए आर्थिक विकास का इंजन है, ग्रोथ इंजन है यूपी।
यूपी की इतनी बड़ी जनसंख्या, कृषि में हम आ गए, पशुपालन में हम आ गए, हर एक क्षेत्र में यूपी आ गए। अब उसको क्या है, एक अच्छी सरकार में युवाओं के लिए अच्छा कार्य करने को भय मुक्त बना है। उत्तर प्रदेश भय मुक्त बना है, जिसकी संज्ञा दी जाती थी गुंडा राज की, वो समाप्त हुई है। तो बड़े बड़ी कंपनी हमारे यहाँ आ रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर चला, और उत्तर प्रदेश देश को दिशा देने वाला है। उत्तर प्रदेश देश को दिशा दिखाएगा। आपने कानून व्यवस्था की बात की, और सरकारी नौकरी में भी सुधार। आपने मैम अपने उद्बोधन में अभी चर्चा की कि उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला प्रदेश बना, एक बड़ी बहुसंख्यक राज्य जो है। अब इसके पीछे एक कारण है मैम कि एक हमारे यहाँ परिपाटी सी बन गई थी कि नौकरी पैसा, आप इतने लाख रुपया दीजिए, इस भर्ती में लगेगा, इस भर्ती में। और मैंने खुद देखा, कुछ घर परिवार में हम देखते थे, बात करते हैं, उनको हमें भी 50,000 रुपया देने, उनका बच्चा पुलिस में जो लग रहा है उसका जाएगा अंदर। तो अच्छा, इसको इतनी ये सब उसमें घुल मिल गई थी, रिश्वत और ये सब घूसखोरी, के लोग इसको रिश्वत मानते ही नहीं थे। जैसे नौकरी लग रही है तो 3-4 लाख 5 लाख तो लगेगा ही, ऐसा लोगों के मन में बन गया था, क्योंकि वहां 100% जा रहा था अंदर। और इसके पीछे एक है जो अभी वर्तमान में सरकार है, इसने बहुत सारी वैकेंसियों में सुधार की है। चाहे वो स्कूल के टीचर की हो, टीजीटी वैकेंसी हो, 4600 ग्रेड पे की, इसमें इन्होंने इंटरव्यू खत्म किया। इस इंटरव्यू के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार होता था, 3 से 4 लाख 5 लाख जैसा लोग कर पाते हैं। मतलब यहाँ पैसा एकदम जाता था। मतलब एलटी ग्रेड 4600 ग्रेड पे की राजकीय सेवा की एक जॉब होती है, उसमें भी एग्जाम नहीं होता, केवल परसेंटेज के आधार पर होती थी। पुलिस की एक हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर भर्ती होती है, उसको क्या किया, एक तो पहले से माहौल बना रखा था कि आप हाई स्कूल इंटर में आप आइए, माध्यमिक शिक्षा में नकल कीजिए, और फिर उसको किया कुछ पिछली सरकारों ने कि इसमें आप एग्जाम खत्म करेंगे, बस केवल फिजिकल के आधार पर होगी, उसको खत्म किया। तो ये अब इससे क्या हुआ, जो युवा वास्तविक हकदार है, जिसने पढ़ाई की है, उनको जॉब्स मिल रही है। तो ये सुधारात्मक पहलू ऐसे बहुत सारे हैं कि जो युवाओं के पक्ष में है, और इससे एक भयमुक्त लोगों में एक आशा की किरण बनी है। बहुत सारे एग्जाम अभी हम देखे, कुछ एग्जाम अभी सरकार को निरस्त करने पड़े थे, उसका बहुत बड़ा एक, इससे जो पढ़ने वाला युवा वर्ग है वो खुश था। उसने ये सोचा कि कम से कम सरकार, पहले भी होते थे, पहले एग्जाम रद्द नहीं होते थे, क्योंकि पता है सबकी सेटिंग की गई है कहाँ से कहाँ। मतलब अब उत्तर प्रदेश के युवा को भरोसा है कि मैं एग्जाम दूंगा और मेरा फेयर सिलेक्शन होगा। क्योंकि हम कितना भी अभी कौशल की बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर हम बड़े मन से, हमारी सरकार इस बात की बात, और वास्तविकता वही है। जैसा मैम आप चिंता व्यक्त कर रही थी कि सरकारी नौकरियों में सबको नहीं नौकरी दी जा सकती, इतनी बड़ी बहुसंख्यक राष्ट्र को हमें कौशल प्राप्त करना होगा, लेकिन सरकार इतने पर भी सरकारी नौकरी देने में अग्रणी राज्य की भूमिका निभा रहा है। तो ये एक स्वशासन को इसका श्रेय जाता है। तो आपने आज अपने इस उद्बोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पर्श किया, चाहे वो युवाओं से संबंधित हो, चाहे कौशल विकास से संबंधित हो, चाहे वो कानून व्यवस्था से हो, जो एक परिप्रेक्ष्य बना हुआ था उत्तर प्रदेश का, कानून व्यवस्था की आपने बात की हो, और सरकारी नौकरियों में। तो आपके आज बड़ा ही मार्मिक आपने उद्बोधन दिया, और आपने जो अपने समय दिया, और आगे भी हम अपेक्षा करेंगे कि आपको जब याद किया जाएगा, आपकी जब हमें आवश्यकता होगी, तब आप हमें अपना ये अमूल्य समय देंगी। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस लोक पहल की तरफ से। और आज हमारे 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता, इसके सब कर्ता धर्ता, डॉक्टर बीके सिंह जी और हमारे कुशल संचालक, और इस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार ढंग से चलाने वाले अखिलेश त्रिपाठी सर, एक अन्य कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण वो उपस्थित नहीं हुए। और हमारे सभी डॉक्टर ऋषिकेश जी, आपके लिए आज के कुशल संचालन की आपके लिए हृदय से धन्यवाद। आशु गुरु जी, आप हमेशा जुड़ते हैं, और आपका हमें पाथ्य प्राप्त होता है, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं, और हम जैसे लोगों के लिए आपका पाथ्य बड़ा आवश्यक होता है। तो आपका भी हृदय से धन्यवाद। और हमारे अभी प्लेटफॉर्म पर सभी आशुतोष जी आप हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के बाद जो लोग हमारे पैनल में नहीं है, जो हमारे श्रोता के रूप में, क्योंकि ये बहुत लोगों के पास जाएगा अभी, तो उन सभी को जो आने वाले समय में इसको सुनने वाले हैं, जिनको लाभ मिलने वाला है, उन सब के लिए भी धन्यवाद। और मैम आपने आज इस उद्बोधन को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया, और उसके लिए अपने आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर CK। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा हार्दिक आभार कि आपने इतने शानदार ढंग से सारे के सारे कार्यक्रम का न केवल समाहार किया, एक निष्कर्षात्मक जो आपने टिप्पणी भी की, और आदरणीय मैम से हम ये बिल्कुल जैसा कि आपने एक गुजारिश की ही, हम भी अपनी तरफ से ये अपनी बात लोक पहल परिवार की तरफ से रखेंगे कि हमें जब भी आवश्यकता इस क्षेत्र में किसी भी तरह की उसकी पड़ेगी, हम आपको फिर से कष्ट देंगे, और हम आपके इस एक्सपर्टीज का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि आने वाले समय में इस मंच की सार्थकता को और ज्यादा आप जैसे वक्ता अतिथियों और आप जैसे जो इस क्षेत्र के कुशल उद्यमी या कुशल अनुभवी लोग हैं, उनसे जो है उनका प्रशस्त किया जा सके, मार्गदर्शित किया जा सके। तो हम इसके लिए लगातार जो है न केवल प्रयास करेंगे, बल्कि हम आपको भी लगातार हम इसके लिए कष्ट हम देते रहेंगे, और आपसे सादर अनुरोध रहेगा कि आप उसको, हमारे इस आमंत्रण को आप सहज स्वीकार करेंगी। और साथ साथ में इस मंच को इतने सुंदर ढंग से सजाने के लिए मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तमाम हमारे सहयोगी सदस्य, कणिका जी की पूरी टीम, और साथ साथ में विपिन जी जुड़े हुए हैं, अमन जी जुड़े हुए हैं, कुमदेश जी जुड़े हुए हैं, और भी जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारे वक्ता इसको अभी श्रोता जितने भी या दर्शक अभी जितने देख रहे हैं, उन सभी का एक बार फिर से हार्दिक जो है धन्यवाद, आभार, और आने वाले समय में भी जो लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे उनका भी हार्दिक धन्यवाद। मैम, हम अब आपसे जो है वो अनुमति चाहेंगे, आपने इतना सारस्वत उद्बोधन दिया, इसके लिए आपका एक बार फिर से हार्दिक आभार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सादर प्रणाम। आशुतोष जी, सादर नमस्कार। नमस्कार। चंद्रकिशोर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। सभी को एक बार फिर से सादर प्रणाम। कनिका जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो अब आप जो कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।